देखिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं ना, उनके लिए 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम वैसे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने अटैम्प्ट किए हैं इस वीडियो में। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद पूरी जानकारी हो जाएगी कि भैया सामाजिक विज्ञान का पेपर हमारा कैसा आने वाला है और सामाजिक विज्ञान में 70 में हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, हमारे 65+ मार्क्स आ जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपकी तैयारी थोड़ी हुई है, कम हुई है या फिर बहुत अच्छी हो गई है, इस वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो डियर स्टूडेंट, तो देखिए आप सभी को पता है कि भैया 70 नंबर की वीडियो जो भी स्टूडेंट देखता है ना, तो कहीं ना कहीं उसे पूरा नॉलेज हो जाता है कि भैया हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखना। 7 मार्च को आपके पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारी जानकारी आपको हो जाएगी पेपर से पहले। बस आपको फर्ज ये है कि आप लोग जो भी प्रश्नों को देखें भैया, अच्छे से उनको नोट कर लें और पेपर से पहले तैयार कर लें। तो मैंने आज की इस वीडियो में 70 नंबर पक्का वीडियो में मैंने क्या किया है, पूरी हिस्ट्री एक वीडियो में समाप्त कर दी है। ठीक है, यानी आपकी जो पूरी हिस्ट्री है ना, उसको एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है। आपके जितने इंपॉर्टेंट MCQ आते हैं सभी को एक वीडियो में लिया है और आपके जितने इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं सभी को एक वीडियो में मैंने समाप्त कर दिया है। ठीक है, पूरी क्लास को देख लेना। गारंटी है, मेरी ये गारंटी है कि कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको 7 सेट में घूमते हुए नजर आएंगे, यही प्रश्न छपे हुए हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देख लेना, 101% गारंटी है यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लिए हैं। ठीक है, हिस्ट्री आप सभी पता है कि हिस्ट्री से भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ यानी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट MCQ ले लिए हैं। आप लोगों को इन सारे MCQ को तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये MCQ है आपके लिए। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, यानी सबसे पहला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि सबसे पहले जो राष्ट्रवाद था ना, ये सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका आंसर याद रखना है कि जो फ्रांस था ना, फ्रांस, सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका पहला वाला ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। 101% ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको 2024 के किसी ना किसी सेट में। तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना पेपर से पहले। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न भाई है कि निम्नलिखित में ये किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो बताना है भैया ये जो हमारा कथन है ये किसका है। तो भैया आप लोगों को एक ऑप्शन याद रखना है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन आपका मैटरनिक का है। किसका कथन है, ये मैटरनिक का कथन है। याद हो गया ये वाला भी प्रश्न। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लेना, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा यहां से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नोट करो आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो। देखो अगला प्रश्न हमारा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी ऑटो वॉन बिस्मार्क की। किसकी, ऑटो वॉन बिस्मार्क की। ठीक है, इसको याद कर लेना। फिर अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रश्न। देखो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग हर साल हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, सन 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न नोट करो कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक गैरीबॉल्डी था कि कावूर था कि बिस्मार्क था या फिर मैजिनी था। तो बताइए कमेंट करके कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फिर मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बताता हूं। तो चलिए भाई आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन, फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मैजिनी, यानी यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक आपका मैजिनी था। कौन था, मैजिनी। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग नोट करो, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन नोट करिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन पहले से लगा हुआ, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि असीमित राजतंत्र इसका राइट ऑप्शन है। यानी सन 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, असीमित राजतंत्र। ठीक है, याद कर लो। चलो अगला प्रश्न नोट करो, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे
1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो सन 1871 ईस्वी में किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो राइट ऑप्शन आपको लगाना है विलियम प्रथम को, यानी जो विलियम प्रथम था ना, उसको सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। फिर आप लोग अगला प्रश्न नोट करेंगे कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? सभी लोगों को पता होना चाहिए कि नेपोलियन का संबंध इटली से था। किससे था? इटली से। ठीक है, बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा? फ्रांस होगा कि इटली होगा? दो ऑप्शन मैं दे रहा हूं, इटली होगा कि फ्रांस होगा। ठीक है, तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इटली से नहीं, फ्रांस से था। ठीक है, किससे था? फ्रांस से। तो इसका राइट ऑप्शन आप टिक लगाओगे फ्रांस, यानी जो हमारा नेपोलियन था उसका संबंध फ्रांस से था। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग नोट करोगे जो कि है निम्न में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो नेपोलियन कोड में 1804 ईस्वी में कौन नहीं जोड़ा गया था? तो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार, या फिर कानून के समक्ष समानता, या फिर समानती व्यवस्था का अंत। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन 1804 में नहीं जोड़ा गया था। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन, बताइए आप लोग कमेंट करके। तो मैं इसका राइट ऑप्शन आपको बताता हूं। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को सन 1804 में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। याद कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 में ये आए थे सारे प्रश्न, और 24 में भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आप लोग नोट करोगे 70 नंबर पक्का वीडियो का, कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, यानी जो हमारी आर्थिक महामंदी थी वो किस वर्ष में आई थी? नोट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सन 1789 ईस्वी में, यानी आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ था वो सन 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी सन 1789 ईस्वी से आर्थिक महामंदी आने लगी थी, मतलब कि देश में आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न नोट करो कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1914 में कि 1919 में कि 1939 कि 1942? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन वर्ष 1919 हो जाएगा। ठीक है, देख लेना आप लोग, इसका राइट ऑप्शन वर्ष 1919 लगा लो। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ वर्ष 1919 ईस्वी से होने लगा था, यानी हो गया था। फिर अगला प्रश्न आप नोट करेंगे कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब घटी थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला आपका, कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को जो आप लोगों की चौरी चौरा की घटना थी वो घटी थी। याद कर लोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो, चौरी चौरा की घटना कहाँ घटी थी? तो बिहार के चंपारण में, इसको भी याद कर लेना साथ में। अगला प्रश्न नोट करोगे 18 नंबर की, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। जो हमारी पुस्तक हिंद स्वराज है ना, हिंद स्वराज, बताइए ना है कि भैया इस पुस्तक के लेखक कौन थे? सरदार पटेल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी थे कि सुभाष चंद्र बोस थे? तो स्वराज हिंद पुस्तक के लेखक आप लोगों के महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न नोट करो 19 नंबर की, क्वेश्चन हमारा है कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, यानी स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूँगा, ये नारा किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का, सुभाष चंद्र बोस का, या फिर महात्मा गांधी का? तो स्वराज मेरा अधिकार है, मैंने स्वराज मतलब स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, तो ये आप लोगों का जो कथन था ये बाल गंगाधर तिलक का था। नारा समझ लो या फिर कथन समझ लो, वो बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, याद कर लोगे। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में कि 1885 ईस्वी में कि 1886 ईस्वी में? राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा 1885 ईस्वी में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। नोट कर लेना, जरूर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस 7 मार्च को। अगला प्रश्न हमारा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? यानी जो असहयोग आंदोलन था, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसको चलाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसको चलाने का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट, यानी जो रॉलेट एक्ट की घटना घटी थी तो उसी के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया था। हो गया ये वाला प्रश्न। तो इस तरीके से देखिए, आप लोगों को मैंने बताए
हिस्ट्री के, केवल आप हिस्ट्री के, अगर मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं ना स्टूडेंट, हिस्ट्री के केवल आप अगर इन 21 प्रश्नों को पेपर से पहले अच्छे से तैयार करके जाते हो, इनके क्वेश्चन के विद आंसर के साथ में, यहीं से आपको हिस्ट्री के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लेना, ज़्यादा प्रश्न बताए नहीं है, उन प्रश्नों को बताया है जो 24 में पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब जिनकी गारंटी है 100% ये आएंगे ही आएंगे। और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे 10% आएंगे। ठीक है, 50% ये पूछा जा सकता है, या फिर आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, बट ये वो प्रश्न है एकदम जो आएंगे ही आएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है। सारे प्रश्नों को अनसॉल्व पेपर से उठाया गया, जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न नोट। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं कितने नंबर के, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं 20 नंबर के। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, इसके बाद आपके एग्जाम में आते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं स्टूडेंट 50 अंक के। अब इन 50 अंक के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन 4 अंक के आते हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चन आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर 6 नंबर वाले भी देखने को मिलेंगे, यानी जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप लोगों को 6 नंबर वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जितने भी आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के, उनको ले आया हूं, और जितने आपके 6 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को ले आया हूं। आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है पेपर से पहले, और यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप प्रश्न नोट करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला वाला। चलो नोट करो इसको, प्रश्न को। पहला प्रश्न देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, आपको बताना है प्रश्न में कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी और इसका मुख्य कारण क्या था, यानी ये जो क्रांति हुई थी ये क्यों हुई थी, तो इसका मुख्य कारण आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लेना जरूर। अगला प्रश्न आप लोग नोट करोगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी का सम्राट क्यों कहा जाता है, यानी जो आप लोगों का ऑटो वॉन बिस्मार्क है ना, ऑटो वॉन बिस्मार्क, इसको जर्मनी का सम्राट क्यों कहा जाता है। कोई 2 कारण आपको बतानी है। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 नंबर में ऊपर वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग नोट करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट करना, यानी जो यूरोप था वहाँ पर राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, तो उसके बारे में आपको कह लो टिप्पणी लिखने के लिए कह लो, या फिर उसको थोड़ा सा आपको समझाना है। 1 से 1.5 पन्ने में प्रश्न आप लिखेंगे, अच्छे से आंसर लिखेंगे, 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, और 24 में तो क्वेश्चन ये जरूर आएगा, तो तैयार कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं का, ठीक है, 3 नेताओं के नाम आपको लिखने हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 नेता कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, 3 नेताओं के नाम आपको बताने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न आप लोग नोट करोगे, पुना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे। हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, 24 में देखना, 1 से 2 सेट में आपको देखने को मिलेगा कि पुना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, और जिनके बीच में ये हस्ताक्षर हुए थे उनकी 2 शर्तें, यानी उन लोगों ने कौन कौन सी 2 शर्तें आपस में रखी थी, उन 2 शर्तों का आपको उल्लेख करना है। समझ गए सभी जन? ठीक है, अब आप लोग अगला प्रश्न नोट करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी ने। अब इस प्रश्न में आपको नोट करना है अगला प्रश्न कि भैया असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख करो, यानी जो आप लोगों का असहयोग आंदोलन था कहीं ना कहीं ये भी महात्मा गांधी ने ही चलाया था। और मैं बता दूं, जितने महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा और नहीं भी आ सकता है, श्योर है एकदम पूछा जाएगा, 100% आएगा। इसलिए इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेना। एग्जाम में ये प्रश्न आपको रखा हुआ मिलेगा, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, पुना पैक्ट हो गया, ठीक है, और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन वाले। ठीक है, सारे ही प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे।
अब इसके बाद आप प्रश्न नोट करेंगे 8वां प्रश्न, जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है और जरूर आएगा, आप देख लेना 2024 के सेट में ये प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आप लोगों का है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन को बताइए। यहाँ पर आप लोगों को महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन का केवल आपको नाम लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? केवल और केवल नाम उनका लिखना है। समझ गए? लिख दोगे भैया पूरे नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर आपको, ठीक है। चलो अगला प्रश्न नोट करो। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि भैया भारत छोड़ो आंदोलन, जो आप लोगों का भारत छोड़ो आंदोलन था, तो इसका प्रमुख कारण क्या था बताना है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, इसका प्रमुख कारण आप लोगों को इस क्वेश्चन में अच्छे से बताना है। 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे अगर बता दोगे। अगला प्रश्न नोट करो। प्रश्न यही सारे प्रश्न आपको हिस्ट्री में तैयार करके जाने हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे हिस्ट्री बताइए, हिस्ट्री बताइए, तो लीजिए हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी हिस्ट्री आपको एक वीडियो में बता दी। अब इस प्रश्न को देख लो कि सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया ये भी एक आंदोलन था कि सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख भी कीजिए। नोट कर लो। फिर अगला नोट करो प्रश्न आप लोग, प्रथम विश्व युद्ध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि भाई प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारत पर आर्थिक महामंदी आ गई थी, तो उस महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अच्छे से एकदम आपको स्पष्ट करके जाना है, लिखकर अच्छे से आना है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न, तभी नंबर मिलेंगे। 12 नंबर नोट करोगे कि भारत विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। यानी भारत में जो विश्व युद्ध हुआ था उसके किन्हीं 3 परिणाम आपको बताने हैं। अच्छे से नोट कर लो, प्रश्न 4 नंबर में जरूर आएगा ये। अगला प्रश्न आप लोग नोट करोगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के कारणों का व प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी जो आई थी उसके क्या कारण थे, आखिर क्यों भारतीय आर्थिक महामंदी आई और उसके क्या प्रभाव थे वो भी बताने। पूरा अच्छे से आपको डिटेल में इसका वर्णन करना है। 4 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा ये, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आप लोग नोट करोगे कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था। जो आप लोगों का ब्रेटन वुड्स समझौता था ये क्या था और इसका क्या उद्देश्य था, नोट कर लो। 14 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो। चलो ठीक है सारे, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब उन इंपॉर्टेंट यानी 4-4 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 2 लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का है कि 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आने लगी थी। 2 कारणों को आपको दे करके प्रश्नों को अच्छे से बताना है। 4 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। अब अगला प्रश्न आप नोट करोगे कि मुद्रण जो आप लोगों की मुद्रण क्रांति थी। अब एक प्रश्न आता है मुद्रण संस्कृति, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है मुद्रण संस्कृति क्या है ना। उसी तरीके से ये वाला प्रश्न है कि मुद्रण क्रांति क्या है और इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। और आप लोग एक प्रश्न और याद कर लेना कि जो मुद्रण संस्कृति थी ना, उसको मैंने नोट नहीं किया फिलहाल, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्रण संस्कृति क्या है, उसको नोट कर लेना। और साथ में इस वाले प्रश्न को 24 में ही प्रश्न आपको रखे हुए मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को जितने आपके इंपॉर्टेंट 4-4 नंबर वाले हिस्ट्री के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में 16 नंबर के पूछे जाएंगे, मैंने सारे प्रश्नों को आपको बता दिया, ठीक है। पूरे 16 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे हिस्ट्री के। केवल इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके चले जाना एग्जाम में, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके एग्जाम में, देखिए 6-6 नंबर के क्या है, 6 नंबर वाले 6-6 नंबर के जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे अब हम उनको बताने वाले हैं। और ये सारे 6-6 नंबर के प्रश्न टोटल आपके एग्जाम में 24 अंक के पूछे जाते हैं। तो गारंटी है कि अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया तो बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप नोट करोगे 6 नंबर में कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए, है ना। अच्छे से आपको जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया बतानी है और उसके बारे में संक्षेप में लेख लिखना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आप नोट करोगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए, है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था, ठीक है, तो उसमें जर्मनी का एकीकरण हुआ था और इटली का एकीकरण हुआ था। तो उस जो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं यूरोप के राष्ट्रवाद जो उदय हुआ था, इन दोनों का कहीं ना कहीं हाथ था इसके उदय होने में। तो आप लोगों को उसका वर्णन स्पष्ट करना है, समझ गए।
अगला प्रश्न आप नोट करोगे कि नेपोलियन कौन था और उसके सुधार क्या थे। ठीक है, नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए थे। सबसे पहले तो नेपोलियन कौन था बता दोगे, उसने क्या क्या सुधार किए थे वो बता दोगे, और उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा था उसको आप बताओगे। 6 नंबर में प्रश्न जरूर आएंगे, सारे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे 6 नंबर में प्रश्न आपको एग्जाम में। तो भैया अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर से पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो अब अगला प्रश्न आप लोग नोट करो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 नंबर में आता है बहुत ज़्यादा, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या अर्थ है और इसे क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आने वाला है। अगला प्रश्न इसी तरीके से कि असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है और इसे क्यों चलाया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। और आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए, यानी इसके चलाने के कारणों की 2 कारण बताने और उसकी अच्छे से पूरे प्रश्न को पढ़ लेना है और 6 नंबर में तैयार कर लेना प्रश्न को। ठीक है, जरूर आएगा ये। अगला प्रश्न आप लोग नोट करो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था और इसके प्रमुख 3 कारण बताने हैं, साथ में इसकी सीमाओं पर टिप्पणी भी लिखनी है। 6 नंबर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। चलो अगला प्रश्न आप नोट करोगे भैया कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया और इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, यानी नमक का जो आपका आंदोलन था, नमक आंदोलन 1930 में जो चलाया गया था उसका क्या प्रभाव पड़ा था, तो वो आपको इस प्रश्न में बताना है अच्छे से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे यही देखने को मिलेंगे एग्जाम में। 8वां प्रश्न नोट करोगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो। अब अगला प्रश्न आप 9 नंबर प्रश्न नोट करोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की सीमाओं की समीक्षा कीजिए। देखिए क्वेश्चन 4 नंबर में भी आएगा और 6 नंबर में भी आएगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि 4 नंबर में जब ही आएगा थोड़ा सा छोटा लिखना, 6 नंबर में जब ही आएगा थोड़ा सा बड़ा लिखना, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, 9 प्रश्न हो चुके हैं, बट लास्ट हमारा प्रश्न जो है वो प्रश्न हमारा है विश्व अर्थव्यवस्था वाला, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न एग्जाम में 23 में 3 से 4 सेट में आया था। प्रश्न हमारा है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, यानी जो प्रौद्योगिकी थी ना, जो आपकी प्रौद्योगिकी है ना, तो इसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया और इसको उदाहरण से समझाना है साथ में। अथवा में अगर इस प्रश्न ऐसे आ सकता है कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया और इसमें तकनीकी का क्या योगदान था बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लोगे। चलो तो फाइनली इस तरीके से आज की इस वीडियो पर मैंने स्टूडेंट आप लोगों को पूरी 70 नंबर की वीडियो बनाई और इस 70 नंबर में मैंने आपको सारे MCQ बताए, सारे वर्णनात्मक 4 नंबर और 6 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री के क्वेश्चन बता दिए। और इसी तरीके से भूगोल और अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र की भी वीडियो बन जाएगी और इस तरीके से 4 पार्ट में पूरे आपके 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। इन वीडियोज़ को अच्छे से देखना और इन वीडियोज़ में सारे प्रश्नों को नोट कर लेना। 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान के पेपर में बहुत सारे प्रश्न आपको लगभग हर प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे और आप पूरा पेपर 100% पूरा पेपर करके आओगे और अच्छे नंबर एग्जाम में लेकर के आओगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।